स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों ये जो बिल्डिंग आपने गिरते हुए देखा, आप सब जानते होंगे 3 दिन पहले म्यांमार के सेंटर में एक भूकंप आया था, काफी बड़ा 7.7 मैग्नीट्यूड का, और इसकी वजह से 900 किलोमीटर दूर बैंकॉक में इसका एक बड़ा असर देखने को मिला, जो ये बिल्डिंग क्रैश हुई है। और इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, एपी सेंटर 900 किलोमीटर दूर है, तो ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा था, ऐसे किस मटेरियल से बना था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ढेर हो गई एक प्रकार से। और इसी की वजह से थाईलैंड में भी अगर आप देखेंगे, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है, गुस्सा है, और यहां पर कहीं ना कहीं चाइना का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो ये खबर, 4 चाइनीज नेशनल्स अरेस्टेड फॉर टेकिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम कोलैप्स्ड बैंकॉक बिल्डिंग आफ्टर अर्थक्वेक। तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि इसके पीछे का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें चाइनीज इन्वॉल्व हैं, और इसकी वजह से लोग और ज्यादा गुस्सा हैं। और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है बीआरआई को लेकर कि जिस प्रकार से बीआरआई में करप्शन हो रहा है, डिलेज हो रहे हैं, और क्या बीआरआई फेल हुआ है, तो वो सारे एस्पेक्ट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आज आखिरी डेट है मार्च एंड सेल का। मतलब कोई भी बैच कोर्स आप लेते हो स्टडी IQ पर आज, तो यहां पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले पाएंगे। हमारा संपूर्ण बैच जो कि 2026 के लिए है, पूरी प्रिपरेशन यूपीएससी की कराई जाती है। लिंक कमेंट सेक्शन में है, और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 27 मार्च को दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास 33 मंजिला जो स्काई स्क्रैपर आप देख रहे हो यहां पर, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, लेकिन इसका जो मेन ढांचा होता है ना, वो बनकर तैयार हो चुका था। तो गिरने का कोई सवाल नहीं होता। अगर ये सही तरीके से बनाया गया होता तो ये गिरता नहीं इस तरह से। तो यहां पर 33 मंजिला इमारत आप देख सकते हो किस तरह से ताश के पत्ते की तरह ढेर हो जाती है, पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाती है। और चिंताजनक बात यह है कि अभी तक 17 डेथ्स कंफर्म हुई हैं, 32 इंजरीज, अभी भी 83 लोग अनअकाउंटेड हैं, मतलब कि इस मलबे में दबे हुए हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो बिल्डिंग है ना, बेसिकली वो थाईलैंड के गवर्नमेंट के लिए बनाई जा रही थी। थाईलैंड स्टेट ऑडिट ऑफिस जो है वो यहां पर बनाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, और इसी की वजह से यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इसके कंस्ट्रक्शन का काम किसको दिया गया, क्यों नहीं इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की गई थी। और देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बैंकॉक में आपको ये इकलौता स्काई स्क्रैपर देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी ऊंची ऊंची, इससे भी ऊंची इमारत बैंकॉक में है। तो ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ यही बिल्डिंग यहां पर गिरी है? तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो प्लेयर्स इंवॉल्व हैं वो पहले बताता हूं। देखो, ये बेसिकली थाईलैंड और जो चाइनीज गवर्नमेंट है उनके बीच का ये डील था। थाईलैंड के अंदर यहां पर एक कंपनी है ITD, ठीक है, इटालियन थाई डेवलपमेंट, तो वो शामिल थे, इनके पास 51% शेयर था। और चाइनीज कंपनी है चाइना रेलवे नंबर 10, तो ये 49% स्टेक इनके पास है। और मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली सब्सिडरी है चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड की, जो कि चाइना की सरकार के द्वारा डायरेक्टली ओन किया जाता है। मतलब इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में चाइनीज गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी है। जैसे मान लो भारत में अगर ONGC है और दूसरी तरफ रिलायंस है, तो रिलायंस इन्वॉल्व होती है तो मतलब एक प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व हो रही है। ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मतलब गवर्नमेंट की जो कंपनी अगर वो इन्वॉल्व होती है तो एक डिफरेंट चीज हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, थाईलैंड में कोई भी फॉरेन कंपनी अपना ओनरशिप मैक्सिमम 49% तक रख सकता है। तो इसीलिए मैक्सिमम जो ओनरशिप था 49% तक का, वो चाइनीज फर्म के पास ही था। और चाइना का रोल क्या था इसमें? उनका रोल था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, मटेरियल का और सब कॉन्ट्रैक्टर्स का। तो जो मेन काम होता है कंस्ट्रक्शन का, वो बेसिकली चाइनीज कंपनी के पास ही था। तो ये जो बिल्डिंग गिरी है, इसको लेकर सबसे पहला सवाल तो खड़ा यही हो रहा है कि क्या अर्थक्वेक सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स मीट किए जाने थे इस बिल्डिंग को बनाने में, क्या ये मीट किया गया कि नहीं किया गया? फिर दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है, अब स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि जो मटेरियल था, क्या ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का था? क्या यहां पर कॉस्ट कटिंग की गई थी? क्या यहां पर जो स्ट्रक्चरल की इंटीग्रिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया था? फिर इसके अलावा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि फॉरेन लेबर का इस्तेमाल किया गया इसके अंदर, बाहर से भी लेबर्स बुलाए गए थे, कंपोनेंट्स बाहर से बुलाए गए थे। तो क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज भी यहां पर सामने आ रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है इस बिल्डिंग को कोलैप्स को लेकर, उसमें जो चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है, सबसे पहला तो यही है कि बिल्डिंग कोड मेट हुआ था कि नहीं। साथ ही साथ जो कॉर्नर्स हैं, क्या उसको कट किए गए थे बिल्डिंग्स के, ताकि पैसा बचाया जा सके, टाइम बचाया जा सके। और जो रोल होता है इंजीनियरिंग ओवरसाइट का,
क्या इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है, क्या इस पे ध्यान दिया गया है कि नहीं। खैर यहां पर मैं आपको बताता हूं, जो चाइनीज नेशनल्स अरेस्ट किए गए हैं, ये बिल्डिंग कोलैप्स होने के बाद आप जस्ट एक नॉर्मल सिचुएशन सोचिए कि बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है तो आप क्या करेंगे। क्या आप बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती किसी भी चीज के लिए? नहीं। लेकिन 4 चाइनीज पर्सनल मैन जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर पाए गए, और क्या करते हुए, आरोप ये लगा है कि कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स वो रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर जो जो चाइनीज मैन अरेस्ट किए गए हैं उनका ये कहना है कि देखिए हमें सब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और बेसिकली उनका ये कहना है कि हम इंश्योरेंस के पेपर लेने गए थे और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को लेने गए थे। लेकिन जो उस सिचुएशन थी, मतलब लोगों की जानें जा रही हैं, बिल्डिंग कोलैप्स हो गया है, तो यहां पर जो टाइमिंग है, इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये लोग जानबूझकर जो बिल्डिंग से रिलेटेड पेपर्स थे उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था, क्या उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी तक 4 चाइनीज नेशनल्स को अरेस्ट कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। खैर थाईलैंड में इसका क्या रिएक्शन आ रहा है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, थाईलैंड की गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने फुल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है और 7 दिन का टाइम दिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और बाकी के डिपार्टमेंट्स को कि आप एग्जैक्टली बताइए कि बिल्डिंग के गिरने का कारण क्या है। लेकिन दूसरी तरफ जो पब्लिक है वो काफी नाराज है। पब्लिक में काफी ज्यादा आपको आउटरीच देखने को मिलेगा। जो फैमिलीज हैं, स्पेशली जिनके फैमिलीज में मृत्यु हुई है, जो वर्कर्स मारे गए हैं, जो ट्रैप्ड है इस समय, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कंसर्न्स अब यहां पर रेज हो रहा है फॉरेन इन्फ्लुएंस का। मतलब थाईलैंड में जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें किस प्रकार से फॉरेन इन्फ्लुएंस, स्पेशली यहां पर चाइना की बात हो रही है कि चाइना किस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। खैर यहां पर अब रोल आता है चाइना का, मतलब कि जो डिप्लोमेटिक एंगल है वो भी आपको समझना है। ये जो प्रोजेक्ट है आपको पता होना चाहिए कि जो चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जिसमें चाइना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो रेलवे बनाने में, हाईवेज, पोर्ट्स, स्काई स्क्रैपर्स की, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में चाइना अपना जो बीआरआई का प्रोजेक्ट्स है वो एक प्रकार से चला रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो चाइना है ज़्यादातर क्या करता है कि ये जो पूरा काम वगैरह है, एम्प्लॉयमेंट हो गया, वो सब आपका बाहर से लाने की कोशिश करता है, अपने ही देश के लोगों को वहाँ पर ले जाने की कोशिश करता है, और ये जॉइंट वेंचर के माध्यम से किया जाता है, जिसमें चाइनीज़ कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं और लोकल कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। तो अब यहाँ पर डिप्लोमेटिक कंसर्न इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्टली चाइनीज़ कंपनी इन्वॉल्व है, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो ये मामला काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, इसीलिए लोगों में भी गुस्सा आता है कि कैसे चाइना जो है उनके देश में दखल दे रहा है। तो किसी भी प्रकार का अगर नेग्लिजेंस पाया गया तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इस पूरे रीजन में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, इट इज नॉट जस्ट अबाउट थाईलैंड, पूरे आसपास के कंट्रीज में भी अब इसको लेकर स्क्रूटनी होगी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं चाइनीज कंपनीज को, क्या वो सही तरीके से हैं कि नहीं। अभी तक मैं आपको बता दूं, जो चाइना की एम्बेसी है बैंकॉक में, उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसका एक इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज है कि जो बिल्डिंग बनाई जा रही थी वो सरकारी खर्चे पर बनाई जा रही थी, तो एक तो पब्लिक फंड्स का लॉस होता है। फिर जहां तक चाइनीज फर्म्स का सवाल है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, वो बहुत बड़ा धक्का लगेगा चाइनीज फर्म्स को। फिर इसके अलावा यहां पर जो डिप्लोमेटिक रिपरकशंस है थाईलैंड और चाइना के बीच में, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर इसकी वजह से अब बोला यह जा रहा है कि जब भी कोई फॉरेन कंस्ट्रक्शन पार्टनर हो देश के अंदर, तो उसमें और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि कहीं वो, क्योंकि देखो वो फॉरेन की कंपनी है, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं, वो तो चाहेंगे कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, तो कहीं ना कहीं लो क्वालिटी की चीज़ें वो लोग लगा सकते हैं। तो इसको लेकर अब यहाँ पर यही सवाल है कि क्या चाइना जैसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए यहाँ पर। खैर अब मैं आता हूं बीआरआई को लेकर। देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, देखो बहुत जोर शोर से इसको लॉन्च किया गया था। शी जिनपिंग 2013 में जब आए तो उनका ये पेट प्रोजेक्ट था, और वो चाहते थे कि चाइना का इन्फ्लुएंस बीआरआई के माध्यम से बड़े स्तर पर लाया जाए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप सबको कनेक्ट किया जाए। बेल्ट का मतलब होता है जो रोड बनाया जा रहा है, और यहाँ पर जो रोड है वो बेसिकली मैरी टाइम रूट्स की बात हो रही है। तो चाइना ने कमिट किया कि हम $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। लेकिन जैसे जैसे चीजें टर्न आउट होती गई, आप सबको पता है कि यहां पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की बात हुई, मतलब किस तरह से चाइना इस डिप्लोमेसी के माध्यम से दूसरे देश को कर्ज में डाल देता है। कुछ एग्जांपल्स आप देखिए, श्रीलंका हम सब जानते हैं, हमारा पड़ोसी देश, हम्बनटोटा पोर्ट का खर्चा दे नहीं पाया तो चाइना ने लीज पर ले लिया 99 साल के लिए। पाकिस्तान का जो सीपैक प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको लगता है पाकिस्तान कभी भी, मतलब
अभी $62 बिलियन का खर्चा बेयर कर पाएगा, तो वो यहाँ पर चल रहा है। केन्या के अंदर यहाँ पर कंसर्न यही है कि जिस तरह से मोम्बासा पोर्ट बनाया गया है वो केन्या उसको लूज कर सकता है क्योंकि वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट डेटा यहाँ पर पब्लिश किया गया था 2021 में, बताया गया कि 35% ऑफ BRI प्रोजेक्ट वो डेट डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं, रीनेगोशिएशन चल रहा है, कैंसिलेशन चल रहा है ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं ना उसके पीछे करप्शन एक बड़ा कारण है। मतलब कि यहाँ पर प्लानिंग खराब हो रही है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है प्रोजेक्ट्स को बनाने में, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और करप्शन है। तो इसकी वजह से ये सारा आपको फेलियर देखने को मिलेगा। और इश्यूज़ मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मलेशिया में अगर आप देखोगे ईस्ट कोस्ट रेल लिंक बनाया जा रहा है, 2018 में तो इसको कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि इसका कॉस्ट अचानक से बढ़ा दिया गया। फिर इसके अलावा इथोपिया जिबूती में रेलवे जो है वो आपका ऑपरेशनल है, लेकिन अगेन जिस कर्ज पर लेकर उसको बनाया गया है उसका वो उतना रिटर्न नहीं ले पा रहे हैं। मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, लेकिन सोचोगे ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर बना रहे हो। कोई रेलवे लाइन आप बना रहे हो तो लोग चलने चाहिए ना वहाँ पर, उस रेलवे लाइन पर। आप बस ऐसे ही बस इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो और वो देश उसका खर्चा बेयर नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके ऊपर डेट पूरा साइकिल चल जाएगा। तो BRI जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर क्या होता है ना, जो ओपेक तरीके से किए जाते हैं, जो डील्स होती हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट और किसी भी देश के बीच में। और जब भी यहाँ पर ओपेकनेस होगी, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तब तक आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। एंड यही कारण है कि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल बैकलैश आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो भारत ने तो बॉयकॉट किया ही है, फिर वेस्टर्न कंट्रीज ने अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स लॉन्च किए हैं। यूरोपियन यूनियन का ग्लोबल गेटवे, G7 का बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड हो गया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन सब की चर्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और खुद चाइना के अंदर आप देखोगे तो उनके खुद के इंटरनल चैलेंजेस हैं। चाइना इस समय इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस कर रहा है, रियल एस्टेट क्राइसिस है, डोमेस्टिक डेट जो है बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर है। तो कहीं ना कहीं चाइना भी अब इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। वो जो सोचा था कि इतना पैसा खर्च करेगा वो बहुत मुश्किल आ रहा है इसको। एंड इसी की वजह से चाइना ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। वो दिखाना चाह रहा है कि स्मॉल एंड ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट्स पर जाओ, अब ग्रीन डेवलपमेंट करो, डिजिटल स्किल रोड हो गया, मतलब हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलीकॉम, ई कॉमर्स, उसकी तरफ जाएं। तो काफ़ी कुछ बदल रहा है यहाँ पर। लेकिन अगेन एक बड़ा आई ओपनर है जिस तरह से ये थाईलैंड में बैंकॉक वाली जो बिल्डिंग गिरी है, इसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन होगा और देखना होगा कि क्या चीज़ें सामने आती हैं। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम थाईलैंड की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है थाईलैंड? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, जो आखिरी डेट है मार्च एंड सेल का, कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, इस समय स्टडी IQ पर मार्च एंड सेल चल रहा है। कोई भी बैच अगर आप लेते हो उस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।